कुछ कंफ्यूजन वहाँ लिफाफा और झोपड़ी को लेकर के देश था। के बेहतर नेता कौन है आपके नजर में, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, मेरे राहुल लिए गांधी या राहुल, आप उस व्यक्ति की हिम्मत की दाद दीजिए जिनका पालन पोषण जैसे भी माहौल में हुआ हो, जिन्होंने अपने आंख के सामने अपने सबसे निकटतम व्यक्तियों को टेररिस्ट की गोलियों का सामना कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इस तरह का जो मुद्दा बार बार उठता है इस चुनाव में भी रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए लगातार हमारा दौरा जो है बिहार के हर विधानसभा में चल रहा है, जिस क्रम में अभी हम कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र के कुर्सेला में मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री संयुक्ता सिंह है। पहले नमस्कार मैडम। जी भैया, आपके समर न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन। सेवा के क्षेत्र में आप लगातार बनी हुई रहती है, क्षेत्र भ्रमण भी आपका चलता है, किस तरह से देखती है बरारी विधानसभा को? देखिए भैया, बरारी विधानसभा मेरे लिए एक परिवार के समान है और आप जब बोलते हैं कि समाज सेवा है या मतलब क्षेत्र में घूमते हैं तो एक लगाव के साथ भी है, क्योंकि यहाँ पे प्रायः सभी लोगों से एक पारिवारिक रिश्ता है और उस रिश्ते के संदर्भ में भी खाली राजनीतिक रूप से नहीं घूमते हैं। बीच में राजनीति से गैप भी रहा, लेकिन मेरा लोगों से मिलना जुलना या घूमना खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक पारिवारिक लगाव, एक रिश्ता है, उसके संदर्भ में भी घूमते हैं। आपकी राजनीति की शुरुआत जो है मैडम किस तरह से हुई, सबसे पहले ये जानना। देखिए, राजनीतिक शुरुआत अगर आप उस मायने में देखते हैं तो स्कूल के दिनों से ही मतलब अपने मतलब स्कूल में भी हेड गर्ल थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी के हम मतलब कि छात्र यूनियन के हम प्रेसिडेंट भी बने और मतलब कि बहुत अच्छे वोटों से, बाकायदा उस समय भी कैंपेनिंग वगैरह काफ़ी हुई थी और मतलब कि वोटों के माध्यम से वोटिंग हुई थी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र परिषद की मैं अध्यक्षा भी रह चुकी हूँ। तो राजनीतिक शुरुआत अगर इस तरह से देखते हैं तो उसी को मानिए कि राजनीतिक शुरुआत। आपके परिवार में आपके पिता तो काफ़ी लंबे अरसे से उन्होंने भी राजनीति की शुरुआत की और कई बार एमपी एमएलए और कई तरह के पोस्ट उनको भी मिला, और आपकी शादी जब हुई तो आप कटिहार के कुर्सेला में आपकी शादी हुई, तो यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह से? देखिए, मेरे पिताजी स्वर्गीय मान बहादुर सिंह जी, वो कांग्रेस के बहुत ही मतलब वरिष्ठ नेता थे और वो करीब 28 साल तक बलरामपुर करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से वो कई बार मतलब कई टर्म वहाँ से विधायक भी रहे और 1990 में कांग्रेस के एमएलसी भी रहे, जब पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने मात्र एक सीट जीती थी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में, और वो गोंडा की सीट थी, पंचायती राज वाली सीट थी। तो मेरे पिताजी की छवि एक बहुत ही कर्मठ और सबसे बड़ा एक बहुत ही ईमानदार छवि के नेता की थी। तो मुझे गर्व है कि वो मेरे पिता थे और जो मतलब जो वैल्यूज़ मुझे मिला, जो संस्कार मिले, वो माता पिता की ही देन थे। तो उसके बाद शादी फिर कुर्सेला में हुई और कुर्सेला परिवार भी राजनीति में बहुत सक्रिय परिवार रहा है और यहाँ भी सभी लोग कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े रहे। हमारे मतलब कि सबसे बड़े जो हमारे चचिया ससुर थे अवधेश कुमार सिंह, स्वर्गीय अवधेश कुमार सिंह जी, वो कटिहार लोकसभा के प्रथम सांसद थे। हमारे ससुर स्वर्गीय अखिलेश प्रसाद सिंह, ये आजीवन, उनको राजनीति से कोई शौक नहीं था, लेकिन जीवन पर्यंत वो निर्विरोध मतलब कि मुखिया कुर्सेला पंचायत के बने रहे। हमारे सबसे जो कनिष्ठ हमारे चचिया ससुर स्वर्गीय दिनेश कुमार सिंह जी थे, वो मतलब बिहार सरकार के काबीना मंत्री भी रहे, रुपौली से कई टर्म एमएलए रहे, एमएलसी रहे, और सबसे बड़ी बात जो मतलब इस परिवार के जो प्रेरणा स्रोत हैं या मतलब कि जिनके नाम के आगे ये परिवार आज भी चल रहा है, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, हमारे मतलब कि अजिया ससुर, वो मतलब कि एमएलसी रहे बिहार सरकार के। और हमारे कैंपस में गांधी जी की मूर्ति है, आप देखिएगा यहाँ पे, तो उन्होंने यही गांधी जी की मूर्ति बिहार विधान परिषद में, गांधी जी की मूर्ति इनके द्वारा मतलब कि डोनेट की गई है, जहाँ बाकायदा लिखा हुआ है कि रघुवंश बाबू के द्वारा, राय बहादुर जी के द्वारा विधान परिषद में डोनेट। तो बहुत मैडम जिला परिषद का भी चुनाव लड़ी, एमएलए का भी चुनाव लड़ी, क्या कुछ अनुभव रहा? देखिए, राजनीतिक जीवन में पदार्पण मतलब अचानक हुआ, कोई प्लानिंग के तहत हुआ नहीं। 2001 में जिला परिषद का चुनाव आया और अचानक मतलब कि एक प्लानिंग हुई, मतलब एक होता ना कि आदमी प्लान करके, तो बिना प्लानिंग के राजनीति में पदार्पण था और पारिवारिक मतलब लोग भी चाह रहे थे, एक दबाव था, तो उसमें आए और उसमें वो चुनाव काफ़ी लंबा चुनाव हुआ, क्योंकि उस समय 1 महीने के अंदर चुनाव होना था, लेकिन अवधि बढ़ गई और उसमें मतलब कि काफ़ी मेहनत थी। और वो चुनाव मतलब जो शुरुआत हुई, गद्दी पे बैठ के शुरुआत नहीं थी, एक एक घर, मतलब कोई घर, ये तो कुर्सेला मतलब 6 पंचायत की जो मतलब लोग हैं,
वो लोग जो 2001 का चुनाव याद रखते, उसमें उम्र भी बहुत कम थी, तो वो लोग जो याद रखते हैं वो जानते हैं कि कोई घर हमरा से नहीं छूटल रहे, हर एक घर में हमारे पदार्पण रहे और लोग के साथ बैठ के मिल के उनके घर में बैठ के और मतलब ये करके हमार राजनीतिक शुरुआत भेल। खुशी ये बात के है कि उ चुनाव में मेहनत बहुत रहले, हमरा नहीं लगे हमरा कोनो घर छूटले और लेकिन ओकरा में फिर बहुत अच्छा वोट से भी हम जीत लिए। और उसके बाद फिर जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव था, बराबर टॉस में हारे और मतलब ये यहाँ से कहानी शुरू हुई। किस दल से चुनाव लड़ी थी आप? जब आप विधायिका के लिए चुनाव लड़ी तो किस दल का? देखिए भैया, 2005 में मतलब कि हमने ज्वाइन किया लोक जनशक्ति पार्टी और वो भी क्योंकि रामविलास जी से कुर्सेला में मुलाकात हुई और दिल्ली में भी उनसे मुलाकात होने का संयोग प्राप्त हुआ और मतलब बहुत ही अच्छे नेता, बहुत ही सज्जन व्यक्ति और एक पारिवारिक संबंध उनके साथ था। और क्योंकि मतलब कि एक राजनीतिक शुरुआत होनी थी तो उस समय ये था कि भाई मतलब रामविलास जी से हम लोग बहुत प्रभावित थे, रामविलास जी के साथ एक पारिवारिक संबंध था तो उन्हीं की पार्टी ज्वाइन की और उसमें उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया। 2005 के दोनों चुनाव उन्हीं की पार्टी से लड़े, पहले चुनाव में तो बहुत कम वोट से हारे और मतलब कि कुछ कन्फ्यूजन वहाँ लिफाफा और झोपड़ी को लेकर के था, तो करीब 4,500 वोट उस समय कन्फ्यूजन हुआ था। तो लेकिन मतलब नए कैंडिडेट और नई पार्टी होने के बावजूद अगर आप टक्कर मतलब इस्टेब्लिश कैंडिडेट्स को देते हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। और उन्होंने हमें कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, और बिहार प्रदेश जो लोक जनशक्ति पार्टी के मैं मतलब महिला की अध्यक्षा भी रही बिहार प्रदेश की जी। तो शुरुआत मतलब कि लोक जनशक्ति पार्टी से हुई, फिर अपरिहार्य कारणों से 2009 में लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़ना पड़ा, जिनके कारणों का कभी मैंने खुलासा नहीं किया क्योंकि बहुत पारिवारिक रिश्ता था। और राजनीति में कभी कभी ये होता है कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जो मतलब कि आपको एक मजबूर करते हैं हटने के लिए, लेकिन उन कारणों का खुलासा करना मुझे नहीं लगता है कि उचित है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतना मान सम्मान मुझे दिया उनके लिए मैं कभी भी गलत, ना मैंने कभी बोला ना मैं कभी गलत बोलूँगी, वो मान सम्मान हमेशा रहेगा। वापसी की कांग्रेस में, और जो कांग्रेस जो हमारी मतलब खानदानी पार्टी रही, मेरे पिताजी आजीवन कांग्रेसी रहे, कुर्सेला का परिवार हमारा आजीवन कांग्रेसी, तो 2009 में कांग्रेस को ज्वाइन किया, सचिव बनाए गए, जो मतलब बीपीसीसी की जो कमेटी थी और कस्बा बनमनखी का प्रभाव मिला हमको। 2010 में टिकट भी पार्टी ने दिया और उस समय कांग्रेस सत्ता पे थी तो थोड़ा एंटी सेंटिमेंट भी होता है, एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, तो वो सब चीज़ें थीं और कोई गठबंधन किसी के साथ नहीं था। लेकिन 2010 के चुनाव में बहुत कम सीटें थीं जिसमें 10,000 से ऊपर वोट मिला, और जिनको 10,000 से ऊपर वोट मिला उनको सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है पटना में, आपको जानकारी है, वहाँ पे सम्मानित किया गया। तो कटिहार में मात्र 2 सीटें थीं जिसमें 10,000 से ऊपर वोट मिला था, एक कोढ़ा की सीट जो सुरक्षित सीट थी और एक बरारी की सीट जो जनरल सीट थी। तो जनता ने उसमें भी विश्वास जगाया, जबकि हम लोग ना मतलब कहीं से किसी भी हम लोग दल से जुड़े हुए नहीं थे। तो इसमें जनता का बहुत बहुत हमको मतलब आभार है, तो आपके माध्यम से देना चाहेंगे। अगर बात की जाए देश के बेहतर नेता कौन है आपके नज़र में, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए भैया, मैं कभी किसी को किसी व्यक्ति के लिए अपशब्द बोल के मैं कभी राजनीति कभी नहीं की। कोई किसी ने अगर लाइन, सिर्फ आपको ऑप्शन देना है तो मेरे लिए राहुल गांधी जी भैया, इसलिए कि देखिए आप इस चीज़ को देखिए कि बहुत आसान है किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचना, लेकिन आप उस व्यक्ति की हिम्मत की दाद दीजिए जिनका पालन पोषण जैसे भी माहौल में हुआ हो, जिन्होंने अपने आँख के सामने अपने सबसे निकटतम व्यक्तियों को टेररिस्ट की गोलियों का सामना करते देखा। दादी का डेथ हुआ, इंदिरा जी उनका डेथ हुआ, और इंदिरा जी ने कभी भी, इंदिरा जी की देखिए खासियत क्या थी कि उनको इंटेल रिपोर्ट के बावजूद भी उन्होंने बोला कि मैं कभी भी भेदभाव नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने एक मतलब सामाजिक एकता बना करके रखा। इन्होंने उनकी डेथ देखी, फिर अपने पिताजी को देखा, और उसके बाद इस परिवार का टिका रहना राजनीति में, और कितनी भी आपने गाली दी, कितना भी आपने अपशब्द बोले, और मतलब राजनीति का स्तर कैसे गिरा सब लोग देख रहे हैं। राजनीति पहले भी होती थी, पक्ष विपक्ष होते थे, लेकिन एक संस्कार रहता था राजनीति में, उस संस्कार को लोगों ने गिराया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए हमको सम्मान है, बिकॉज पद का सम्मान है। लेकिन राहुल जी की जहाँ तक बात है, जिस व्यक्ति ने इतनी विषम परिस्थितियों में और आज जिस मुकाम पे वो खड़े हैं, तो पैदल चल के खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा, कितने हजार किलोमीटर की यात्रा उस व्यक्ति ने पैदल की,
पानी हो, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, वो व्यक्ति कभी थके नहीं। तो आज अपने बलबूते ही आज ये जो यात्रा, ये जो वोटर अधिकार यात्रा हो रही है, बिना डरे हुए कितना प्रताड़ना करने की कोशिश की। अच्छा, किस प्रकार मैडम देखती है, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी का लगातार जारी है, बिहार में दौरा कर रहे हैं, कई जिलों का, कटिहार भी जो है उनका आगमन होने वाला है, कुछ दिन में कटिहार से होते हुए पूर्णिया भी जाएंगे, तो किस तरह से आप देखती है, क्या ये यात्रा जो उनका चल रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में, इसको कहाँ तक आप देख रहे हैं? देखिए, ये यात्रा बिल्कुल सही समय पे हो रही है और बिहार की बदलती हुई राजनीति में ये एक मील का पत्थर साबित होगी। ये यात्रा जो चल रही है, ये लोगों के जो वोटर हैं उनके अधिकार की यात्रा है और उसके साथ ये भी हमारे नेता बिल्कुल क्लियरली दर्शा रहे हैं कि हम न जात पात में विश्वास करते हैं, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम बिल्कुल ईमानदारी की राजनीति करते हैं। जो सबसे गरीब हैं, जो सबसे दबे कुचले हुए हैं और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता हमेशा खड़े रहेंगे। तो उस राजनीति के तहत ये यात्रा चल रही है। 23 तारीख को सीमांचल का प्रवेश द्वार और माँ गंगा और कोसी की जो संगम स्थली है, उसमें इनका पदार्पण होने जा रहा है। हमारे नेता राहुल जी का, जो हमारे मतलब के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे मतलब कि माननीय तेजस्वी जी का, माननीय मुकेश सहनी जी का और जितने भी कम्युनिस्ट के लीडर्स हैं, सबका पदार्पण, यानी कि पूरा महागठबंधन एक मजबूती के साथ, आह्वान के साथ बिहार में सीमांचल की धरती पे 23 तारीख को पदार्पण होगा। कांग्रेस में आपने सक्रिय भूमिका भी निभाई है और एक जानी मानी लीडर कही जाती है, तो राहुल गांधी का जो दौरा होगा उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां मैडम आपकी ओर से अपने नेता के स्वागत के लिए की गई है? देखिए, जो एक होता ना कि जो आप भगत आदमी करता है अपने परिवार वालों के लिए, जब वो आते हैं, वो सारी तैयारी हम लोग की है। मतलब कि जब वो यहाँ पे आएंगे, कुर्सेला में जब पदार्पण होगा, तो न भूतो न भविष्यते, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, हम लोग की पूरी तैयारी है, महागठबंधन की पूरी तैयारी है, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है कि अभूतपूर्व इन लोगों का स्वागत कुर्सेला की माँ गंगा और कोसी की संगम स्थली में और जो सीमांचल का प्रवेश द्वार है, वहाँ पे अभूतपूर्व इनका स्वागत होगा। बराड़ी विधानसभा में जो विकास होना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले राजद के भी विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में जदयू के, उससे पहले भाजपा के थे, तो क्या जो विकास होना चाहिए था वो विकास हो पाया? या विकास जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से विकास तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए, आप छोटी सी चीज़ लीजिए, अभी बाढ़ का कहर बरपा हुआ है। अब तो पानी थोड़ा घटने लगा, लेकिन वो कब आएगा, कब जाएगा, थोड़ी सी भी बरसात होती है तो आपका जलस्तर बढ़ता है। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी समस्या जो पूरे मतलब कि हमको लगता है सीमांचल की समस्या बन गई है, वो बाढ़ के कहर से निकलना, और उसके लिए कोई भी सार्थक कदम नहीं लिए गए हैं। जब चुनाव का समय आता है तो लोक लुभावनी स्कीम्स होती हैं कि लोग उसके ऊपर मतलब कि लोग का ध्यान आकर्षित हो जाए और मुख्य मुद्दों से ध्यान हट जाए। बाढ़ के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपने युवाओं को नौकरी देने, जो अनएम्प्लॉयमेंट से ग्रसित युवा हैं वो अब नशे की तरफ मुड़ रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, ये सब जगह की जग जाहिर चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो पलायन रहेगा, पलायन रहेगा, जो यहाँ पे हैं वो गलत कामों में अपना ध्यान, उनका ध्यान आकर्षित होगा। दूसरा, आपने बोला कि शराबबंदी आपने किया, लेकिन दुनिया जानती है कि शराबबंदी पूर्णतः रूप से लागू है ही नहीं, हर तरह से शराब मिल ही रही है, तो ये आपने किया। उसके बाद आपने यहाँ पे महिलाओं के लिए, या आपने जैसे मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बता दूं कि जैसे लोग बोलते हैं कि ये स्कीम्स आई हैं या ये योजनाएं चल रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी कोई आज की पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी तो आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाली पार्टी है और उसके बाद सबसे पुरानी बिल्कुल बिल्कुल। और आज कांग्रेस पार्टी ने ध्रुवीकरण की राजनीति कभी नहीं की। अगर ध्रुवीकरण की राजनीति करती कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, आप बोलते 70 साल में क्या किया, तो आप ये बताइए जिस मुकाम पे हम लोग आज पहुंचे हैं उसमें अगर कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं रहता तो आपकी स्थिति भी नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह होती। धर्म के ध्रुवीकरण में आप फंस के रह जाते। आपके पास IITs नहीं होते, आपके पास IIMs नहीं होते, आपके पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान नहीं होते, आपके पास गेल नहीं होता, आपके पास स्टील प्लांट्स नहीं होते, आपके पास न्यूक्लियर पावर नहीं होता, आपके पास मतलब संचार जनक जो राजीव गांधी कहलाते थे, आज जिसके माध्यम से हम लोग उन्हीं को गाली दे रहे हैं, उसका पदार्पण उन्होंने ही कराया था। जब भाजपा ने विरोध किया था, संचार क्रांति जब आने वाली थी, उस समय विरोध हुआ था, और आज उसी का सबसे ज़्यादा उपयोग और दुरुपयोग भी भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। तो आज ये बताइए, महिलाओं के लिए आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाओं का योगदान रहा। आज़ादी की लड़ाई के बाद
महिलाओं के लिए क्या नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। भ्रूण लिंग परीक्षण के खिलाफ कानून, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून, सती प्रथा के खिलाफ कानून, बाल विवाह के खिलाफ कानून, पंचायती राज में राजीव गांधी जी ने 1/3 आरक्षण को पारित करवाया। सोनिया जी ने राज्यसभा में 1/3 रिजर्वेशन राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभाओं के लिए उसको भी पारित करवाया। राहुल जी महिलाओं की बातों को उठाते रहते हो, बिल्कुल सजग रूप से सामने हैं। प्रियंका जी उनकी लड़ाई लड़ती हैं और बिल्कुल सामने आके लड़ती हैं। कांग्रेस पार्टी आज जहाँ जहाँ भी सत्ता पे है, कर्नाटका, झारखंड, तेलंगाना, जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे देखिए क्या क्या योजना लेके आई है। 2500 रुपया महिलाओं के लिए, 1 कॉल 1 रजिस्ट्रेशन, सहज और सरल योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री। आप 125 यूनिट की बात बोल रहे हैं, आप अभी बोल रहे हैं जब चुनाव लागू कर दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन जब चुनाव सर पे है, आपने इसको 5 साल पहले अपनी योजना में, अपने मैनिफेस्टो में लेके लागू क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने जहाँ जहाँ पे सरकार बनाई 200 यूनिट बिजली फ्री है। उसके बाद 2 लाख रुपए जो हमारे यहाँ जो मैनिफेस्टो अभी आया है, 2 लाख रुपए मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ को अपना स्वरोजगार चालू करने के लिए मिलेंगे। 25 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराई जाएगी इलाज के लिए। 3 से 5 डेसिमल ज़मीन भूमिहीनों के लिए। 1500 जो वृद्ध हैं जिनको वृद्धा पेंशन जी, जो मतलब सरकार ने 400 से 1100 किया, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने बोला हम 1500 देंगे। ठीक चुनाव के पहले 400 की जगह 1100 देना, या बिजली की जो बिल है यूनिट फ्री करना, 125 यूनिट फ्री करना, क्या लगता है मैडम, ये क्या विपक्ष का प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है या सरकार? बिल्कुल भैया, ये बताइए कि आप सत्ता में थे, आपके हाथ में सारे कानून थे, आप अचानक आपने 400 से 1100 किया, आपने 125 यूनिट, यानी कि आचार संहिता लगने के पहले लोक लुभावन स्कीम्स को कर दिया जाए और जनता को इसके ऊपर भ्रमित किया जाए। तो आज की जनता, मतलब ये मैं कोई गलत मतलब से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आज की जनता बहुत सजग, यहाँ की जनता बहुत सजग जनता है। और लोग अब कंप्यूटर पे या मोबाइल पे दुनिया देख रहे हैं। दुनिया अब सीमित नहीं है कि आप 5 किलो अनाज पे जनता को सीमित कर दीजिए, उसके ऊपर का अधिकार आप कैसे दीजिएगा, उनको आगे की संभावनाएं कैसे दीजिएगा, उनके भविष्य, उनके बाल बच्चों के भविष्य के लिए आप क्या करिएगा, उन सब चीज़ों को आप नहीं लाइएगा तो इस चुनाव में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जिस विकास पुरुष की बात विकास पुरुष खुद को कहते हैं नीतीश जी, या एनडीए के जो लोग हैं उनको विकास पुरुष का दर्जा देते हैं, पर वर्तमान स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति आज भी बदतर बनी हुई, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, शिक्षा के बिना किसी भी समाज का कोई उत्थान नहीं हो सकता, और शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारे छात्र पलायन करते हैं। जितने भी पढ़ने लिखने के लिए लोग जाते हैं वो बिहार राज्य के बाहर जा रहे हैं। तो आज आप सत्ता में 20 साल से हैं, आप पुराने सरकारों को गाली देके काम नहीं चला सकते। अब लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने 20 साल में बिहार से पलायन रोकने के लिए क्या किया। जिन चीज़ों को लेकर के आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते थे, आपने क्या काम किया? आपने युवाओं के लिए कौन से रोजगार के आपने मतलब कि यहाँ पे रोजगार के आपने लक्षण यहाँ पे दिखाए, या आपने उनकी संभावनाएं तलाशी? आपने कौन से रोजगार के माध्यम यहाँ पे खोले? रही बात शिक्षा के बारे में, उच्च शिक्षा के कितने इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुले? आपके छात्र आज भी पलायन करके बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। छात्र तो पलायन कर रहे हैं पढ़ने के लिए, और गरीब जनता पलायन कर रही है मजदूरी के लिए बाहर। जहाँ पे आप देखिए बाहर जाते हैं तो वहाँ पे उनको 3rd ग्रेड सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हमारे स्वाभिमानी बिहारी जो जहाँ जाते हैं वहाँ पे निर्माण का, आज राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका बिहारियों की है। तो आज उस चीज़ को ध्यान में नहीं रख करके आज आपने कुछ नहीं किया, और आज जब चुनाव आए हैं तो 5 किलो राशन, 125 यूनिट बिजली फ्री और 400 से 1100 करके, आपको क्या लगता है कि जनता सब दिन बुर्बक बनती रहेगी? बिहार में कई उद्योग धंधे थे जो कि कांग्रेस के समय में ही थे और लगातार चलते आ रहे थे, पर इधर विगत कुछ सालों में जो है सारा उद्योग धंधे, कल कारखाने जो है बंद हो गए। इस पर क्या कुछ कहेंगी मैडम? देखिए, कांग्रेस के समय पे जिस तरह से पूरे भारत में हो रहा था वहाँ बिहार में भी था। आपके कारखाने खुले हुए थे, चाहे वो गन्ना के लिए मतलब चीनी मिले हों, चाहे वो जूट मिले हों, है ना, चाहे मतलब संभावनाएं तलाशने की कोशिश हो, तो वो सब चीज़ें कांग्रेस के उसमें थी। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होने लगी, और जब मतलब कि जब से आपकी नीतीश जी की सरकार आई है, जो आप बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो कांग्रेस के ज़माने में सब चीज़ें थीं। आप बोलते हैं कि क्या किया 70 साल में, आप हिसाब दीजिए बिहार की जनता को आपने 20 साल में क्या किया। आपने कौन से कारखाने नए लगाए, कौन से उद्योगपति फिर से आए, कौन से मतलब कारखानों को आपने स्वचालित रूप से आपने उसको चालू किया, कि खाली आपने गाली देने का काम किया? तो वो तो फिर ठीक बात नहीं है ना। तो आप
गाली दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन जनता तो आपसे पूछेगी ना, इस चुनाव में पूछेगी, हिसाब किताब लेगी। जनता अगर सत्ता में बैठा सकती है, देखिए पावर तो जनता का है ना, जनता से नेता है, नेता से जनता नहीं है। जनता अगर पावर पे बैठा सकती तो जनता पावर से हटाने का भी मादा रखती है। मैडम, जिस राजघराने से आप आती है, काफ़ी लंबा इतिहास है आपका, आप चाहती तो किसी भी दल में ज्वाइन करके बड़े पोस्ट पर जा सकती थी, फिर भी ज़मीन पर उतरकर लोगों के बीच रहना। देखिए पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राजघराना शब्द बिल्कुल हम लोग के साथ कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ना कभी इस्तेमाल होना है। था, जमीन जगह थी और परिवार सब दिन जमीन पे ही रहा और लोगों से जुड़ के रहा। आज के डेट में तो देखा जाता है मैडम, ज़्यादा पैसा है, किसी भी दल में जाके तुरंत राज्यसभा सांसद बन जाना या कोई भी बड़ा पद ले लेना। देखिए विचारधारा हम लोग की बहुत क्लियर थी, सेक्युलर विचारधारा के साथ हम लोग थे। मेरा मायका कांग्रेसी रहा, मेरा ससुराल कांग्रेसी रहा। हमारे कैंपस के अंदर नेहरू जी, गांधी जी की मूर्तियां लगी हुई हैं जी। तो परिवार पूर्ण रूपेण कांग्रेसी रहा, सेक्युलर रहा। और विनोबा भावे का जो भूदान मूवमेंट था उसमें हजारों एकड़ जमीन कुर्सेला ने अपनी स्वेच्छा से दान किया, और दान किया गरीब जनता को, न जात देखा न धर्म देखा। उसके लिए आज हम लोग शुक्रगुजार हैं कि ऐसे परिवार से आए, ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे परिवार के अंदर आए जहाँ पे एक सेक्युलर विचारधारा के साथ लोग थे, सबके साथ एक मिलन था, सबके साथ एक प्रेम था। और आप एक चीज़ देखिएगा कि कभी भी पद के लालच में हम लोग कहीं नहीं भटके, न कभी पार्टी का त्याग किया। जो रहा एक विचारधारा के साथ रहे, एक जगह रहे, और आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, पद मिला कि नहीं मिला, पद का लालच कभी नहीं रहा। अपनी विचारधारा के साथ समझौता बहुत लोगों ने किया, हम लोगों ने नहीं किया। और इसका प्रमाण ये है कि आज भी जैसे आप जब बोलते हैं कि बड़े घर के हैं या मतलब फलाने जाति से रिश्ता ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें बहुत तरह की बातें होती हैं। हम लोग के लिए ना जाति का कोई तगमा हम लोग के ऊपर है, ना कोई बड़े घर का तगमा हम लोग के ऊपर है। लोगों के साथ जो एक रिश्ता बना हुआ है वो एक इंसानियत का रिश्ता बना है, क्योंकि धरती पे थे इसलिए रिश्ता बना है। इसलिए ये चीज़ें हम लोग के साथ मायने नहीं रखती। कोई मैडम, बिहार विधानसभा चुनाव जो भी होने वाला है, क्या लगता है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इस तरह का जो मुद्दा बार बार उठता है इस चुनाव में भी रहेगा? देखिए उठाने का प्रयास अंत में ये लोग करेंगे, इसलिए करेंगे कि ध्रुवीकरण की राजनीति के ऊपर वोट मिलते हैं इन लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि समय अब बहुत बीत चुका, अब जनता त्रस्त हो चुकी है। आप कब तक मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ध्रुवीकरण करके आप वोट लीजिएगा? आप ये बताइए, खाने के लिए अन्न नहीं हो, तन पे कपड़ा नहीं हो, रहने के लिए घर नहीं हो, रोजगार के साधन नहीं हो, युवा भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में, नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं, शराबबंदी लागू है और नहीं लागू है, घूसखोरी चरम सीमा पे है। ये बात तो मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी बिना कमीशन दिए, कमीशन नीचे से लेकर ऊपर तक सेट है, टेबल के नीचे से, बिल्कुल उसके बिना कोई काम नहीं है। तो आप ये बताइए, जनता कब तक आपकी बातों के ऊपर रहेगी? इस बार बिहार की जनता पूरे देश को एक मतलब जो रोशनी है ना, एक दिशा दिखाने का काम करेगी। और इस चुनाव में बहुत मजबूती से महागठबंधन को वोट ही नहीं मिलेगा, इतना अपार समर्थन मिलेगा कि बदलाव की जो बयार है वो बिहार से, जो सब दिन बिहार ने अपना मतलब कि एक दिशा दिखाने का काम किया है, बदलाव की बिहार इस बार बिहार से निकलेगी जो पूरे हिंदुस्तान को रोशन करेगी। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में एक तीसरा विकल्प जो है लोगों को मिल रहा है। नई पार्टी जो है, तरह तरह की पार्टी आ रही है। जैसे आपने देखा कि तेज प्रताप, जिसको कि परिवार से निष्कासित किया गया, उनकी वो भी पार्टी बना रहे हैं। एक जनस्वराज प्रशांत किशोर की है, वो भी मैदान में आए हैं, बिहार में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में इंडिया गठबंधन जो है कितना मजबूत है आपका? देखिए इंडिया गठबंधन, देखिए लोगों के पास एक एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है। देखिए सबको, जिन्होंने पार्टी बनाई, सबको अपना अधिकार है संभावनाएं तलाशने का। जनता अपनी सोच समझ, अपने विवेक, अपनी बुद्धि से इस बार फैसला लेगी। वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देगी, वोटों का बंटवारा भी नहीं होने देगी, और बिल्कुल सही जगह पे उसका मत जाएगा, उस गठबंधन को मत जाएगा जो सरकार बनाएगी और जिसके साथ भविष्य की संभावना है।
तो ये बोलना बेमानी है कि इतने सारी पार्टीज आ गई हैं तो वोट का बंटवारा होगा। जनता बुर्बक बिल्कुल नहीं है। और जनता मतलब कि आज जो अनपढ़ भी जो लोग हैं, जनता है, वो भी मतलब बिहार के जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व लोग हैं। बिल्कुल सही फैसला सही समय पे होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महागठबंधन के पक्ष में इस बार फैसला होगा। अच्छा, 2014 का लोकसभा चुनाव मैडम आपको याद होगा, मोदी लहर के नाम से एक हवा चली थी जिसमें कि मोदी जी प्रधानमंत्री भी बने थे। क्या लगता है कि अभी 2025 है, लगभग 11 साल बीत चुके हैं, क्या वो मोदी लहर कुछ है यहाँ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। और देखिए, एंटी इनकम्बेंसी भी चलती है और फिर जनता भी आपको, जब लोकप्रियता के ऊपर आप आते हैं तो जनता आपको तौलती भी है। और जब जनता निराश होती है कि खाली खोखले वादे, थेथोलॉजी से आप कब तक राजनीति अपनी चलाइएगा, तो जनता इसके ऊपर भी आती है कि आपने ठोस कदम क्या उठाए। जब देखती है कि खाली आप मतलब चुनाव के समय ध्रुवीकरण की राजनीति के ऊपर आप अपना काम चलाइएगा, तो अब जनता भी अकता चुकी है, वो अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए भी अब सहमी हुई है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कोई जादू चलने वाला है। हाँ, जादू जरूर चलेगा। इस बार महागठबंधन का हमारे नेता राहुल जी का जादू चलेगा, तेजस्वी जी का चलेगा, मुकेश सहनी जी का चलेगा, लेफ्ट के जितने कम्युनिस्ट के हमारे बड़े बड़े लीडर्स उनका चलेगा, और महागठबंधन के का जो मतलब कि करिश्मा है वो चलेगा इस चुनाव में। नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, उनके द्वारा एक बयान जारी हुआ कि बिहार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, रोजगार दिया जाएगा और रोजगार दिया गया, बहुत अंतर है। आपने रोजगार, आप क्यों बोल रहे दिया जाएगा? मोदी जी भी 2 करोड़ की बात किए थे। देखिए, अब देखिए इस तरह के मतलब स्वप्न तो फिर 15 लाख की भी बात थी कि सबके अकाउंट में आएंगे, है ना। और जब ये सब बातें काम नहीं देती, आपके तो मैडम आ गए होंगे। भैया मेरे आ गए होते तो हम भी बहुत खुश होते, कुछ चुनाव में मदद भी होती। लेकिन अभी तक अगर मेरे अकाउंट में आ जाएगा, इसका मतलब सबके अकाउंट में आ गया है जी। तो भैया है क्या कि इन सब चीज़ों के ऊपर अब जनता नहीं है। और जनता बोलती भी है कि भैया फेंकने वाली मतलब की बातें नहीं चाहिए, या फेंकने वाले व्यक्ति भी नहीं चाहिए। हम सब नेताओं का सम्मान करते हैं और वही होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए पहले की राजनीति मान सम्मान की राजनीति, पक्ष विपक्ष था लेकिन एक संस्कार था। लेकिन आज की तारीख में आपको लगता है कि अब इन सब चीज़ों के ऊपर चलेगा कि भाई 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 1 करोड़ हम देंगे? आप तो सत्ता में पिछले 2014 से 2025, आप बताइए। नीतीश जी 20 साल से, नीतीश जी 20 साल से, और ये मतलब कि एनडीए की सरकार पिछले 11 साल से, डबल इंजन की सरकार इतने सालों से। आप बताइए आपने क्यों नहीं दिया? तो अब आप फिर चाह रहे हैं 5 साल कि उसके बाद आप दीजिएगा। तो अब जनता बोलती कि नहीं, अब हम चाहते हैं कि बदलाव हो, कि हम अगले को भी देखें उनका क्या है मंशा, वो कैसे करते हैं। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कांग्रेस नेत्री संयुक्ता सिंह को, जिन्होंने बिहार की राजनीति के बारे में भी बताया। साथ ही राहुल गांधी का जो है वोट अधिकार के तहत जो है बिहार यात्रा चल रहा है, लगातार वो सीमांचल क्षेत्र भी आने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस नेताओं की तरफ से की गई है। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।